भाई देख, हाँ देख भाई देख, विक्रम बेटा। हाय, दिस इज दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। जिन्होंने बचपन में दूरदर्शन देखा है उन्हें तो ये एपिसोड देखकर आनंद आएगा ही, लेकिन ये एपिसोड उन लोगों के लिए भी बहुत एनलाइटनिंग होने वाला है जो आज का टेलीविजन देखते हैं, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। हम बचपन में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को बहुत ही प्रेम पूर्वक, फॉन्डली और बहुत ही नॉस्टैल्जिक होकर याद करते हैं। पहले लगता था कि शायद इसलिए कि बचपन की यादों से सभी को बहुत अटैचमेंट होता है। सभी लोगों के घरों में ये डिस्कशन भी बहुत होता है कि पहले के कार्यक्रम ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे या अब के कार्यक्रम ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इतने बरस एक एक्टर के तौर पे काम करने के बाद मैं तब के और अब के टेलीविज़न के फ़र्क को एक अलग नज़र से देख पाता हूँ, जो यूजुअली आम दर्शक शायद ना देख पाते हों। और आज वही फ़र्क मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज 6 पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि तब के और अब के टेलीविजन में क्या जमीन आसमान का फर्क आया है। पहला फर्क, क्रिएटिव आजादी। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस हैज नो रिलेशन नाउ। समझाता हूं कैसे। आपके लिए एक आर्टिस्ट की क्या परिभाषा है? आपके लिए आर्टिस्ट वो इंसान है जो आनंद का सृजन करता है, एंटरटेनमेंट, जॉय क्रिएट करता है अपने आर्ट फॉर्म से, चाहे पेंटिंग से, चाहे गाने से, चाहे डांस से। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आदमी आर्टिस्ट आकर बनना क्यों चाहता है? स्वयं आनंदित होने के लिए। सबसे पहली वजह वही होती है। एक बच्चा एक दिन शेफ बनने की इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि वो जो भी बनाता है बहुत अच्छा बनता है। सब लोग उसे खाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। अब मान लीजिए आगे चल के वो बच्चा शेफ बन जाता है और जिस होटल में वो लगता है उससे कहा जाता है कि शेफ तो तू बन गया, लेकिन जो भी तू बनाएगा उसका टेस्ट कैसा होगा इस बात से अब तुझे कोई लेना देना नहीं होगा। जितना कह रहे हैं उतना कर। तेरी क्या स्पेशलिटी है, तू किस चीज में एक्सपर्ट है, भूल जा। सिर्फ वो बनाना सीख जो दूसरी होटलों में बन रहा है और चल रहा है। आपने उसका बेसिक पैशन, उसका बेसिक इंस्टिंक्ट क्रश कर दिया, तो क्या उसका चित्त लगेगा उस काम में? आज सीरियल क्या होगा, कैसा होगा, इसमें ना तो डायरेक्टर का से है, ना प्रोड्यूसर का से है, ना राइटर का से है। चैनल्स बताते हैं कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा। बैठते तो खैर वहाँ भी इंसान ही हैं, लेकिन क्योंकि वो पैसे देते हैं तो वो बताते हैं। दूरदर्शन में सिस्टम दूसरा था, जहाँ एक तरफ मनोहर श्याम जोशी हम लोग रच रहे थे, वहीं उन्हीं का लिखा बुनियाद रमेश सिप्पी डायरेक्ट कर रहे थे। श्याम बेनेगल भारत एक खोज बना रहे थे। सागर आर्ट्स रामायण, और विक्रम और वेताल प्रोड्यूस कर रहे थे। B.R. चोपड़ा का महाभारत, आनंद महेंद्रू का देख भाई देख, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, शंकर नाग निर्देशित R.K. नारायण का लिखा मालगुडी डेज, अजीज मिर्जा ने नुक्कड़ और सर्कस बनाया। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। सर्कस है भाई, सर्कस है। वहीं कुंदन शाह वागले की दुनिया डायरेक्ट कर रहे थे। शरद जोशी के द्वारा रचा ये जो है जिंदगी कुंदन शाह और रमन कुमार निर्देशित कर रहे थे। ये जो है जिंदगी। बासु चटर्जी ने ब्योमकेश बख्शी बनाया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने चाणक्य, जसपाल भट्टी ने फ्लॉप शो, केतन मेहता का मिस्टर योगी, गोविंद निहलानी का तमस,
इतने सारे डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीजें बना पा रहे थे, अपनी मर्जी से अपनी टीम, अपने एक्टर्स और एग्जीक्यूशन के डिसीजंस ले पा रहे थे। टीआरपी नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज बेचारे चैनल वालों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है रेस में आगे रहने का, इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलों पे ज्यादा जोर रहता है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि किसी भी डायरेक्टर को वो डायरेक्ट करके, किसी भी प्रोड्यूसर को वो प्रोड्यूस करके और किसी भी राइटर को वो लिख के क्या मजा आता होगा जो उसका ओरिजिनल मौलिक काम नहीं है, उसका आइडिया नहीं है, उसके दिमाग का जर्म नहीं है। आर्टिस्ट होने का दूसरा नाम है कॉन्फिडेंट होना। मेरा काम, मेरा क्रिएशन ही मेरी पहचान हो, ऐसा सभी आर्टिस्ट चाहते हैं। लेकिन एज अ क्रिएटर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर, अगर आपको ऑलरेडी चल रहे फॉर्मूले को ही रिक्रिएट करना है तो वो जेरोक्स का एक अच्छा बिजनेस तो हो सकता है, आर्ट नहीं हो सकता। उसमें मुनाफा तो हो सकता है, लेकिन संतुष्टि, मौलिकता, वैरायटी, पहचान नहीं हो सकती। सब आर.डी. बर्मन, गुलजार, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा की बड़ी बड़ी बातें करते हुए बंबई चले तो गए, लेकिन जिस तरह का बिजनेस मॉडल अब बन गया है, सब लोग चैनल नुमा होटल में एक वेटर या रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रहे हैं। मतलब ऑर्डर का रायता बनाने और उसे सर्व करने को ही ओरिजिनलिटी मानने को मजबूर होना पड़ रहा है। परचूनी की और कपड़े की दुकानों पे तो ये जुमले सुने थे कि ये ज्यादा चल रहा है आजकल, या हम ये माल इसलिए नहीं रखते सर क्योंकि ये चलता नहीं है। हम तो लीडर बनने गए थे ना, सब जनरल स्टोर खोलने थोड़ी गए थे। मेरे पहने हुए कपड़े अगर लोग पहनते हैं तो यानी आपने किसी स्टाइल का सृजन किया। आप अगर ये तकने लग जाएं कि वो पहने जो सब लोग पहन रहे हैं, तो काहे का क्रिएटर, काहे का आर्टिस्ट? तो बस पहला पॉइंट यही था कि अगर सबसे पहले किसी की मौत हुई है तो उन सब महान क्रिएटर्स की, उन डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स की जो आपको इतनी वैरायटी और सेंसिबिलिटीज दिया करते थे। डेफिनेटली काम के प्रति अप्रोच में बहुत फर्क आया है। अब दूसरा पॉइंट, वैरायटी ऑफ फिक्शन। अब फिक्शन क्या होता है? जो काल्पनिक कहानियां या धारावाहिक हम बनाते हैं उसको हम फिक्शन कहते हैं। मैं ये देख के दंग हूं कि अगर हम ये भी कहें कि हम एक एंटरटेनमेंट चैनल चलाते हैं तो दूरदर्शन के वक्त पे सिर्फ फिक्शन में इतनी वैरायटी थी कि जैसे अगर आप पौराणिक शोज देखें तो रामायण और महाभारत चल रहे थे, वहीं कॉमेडी में ये जो है जिंदगी, देख भाई देख, श्रीमान श्रीमती, फ्लॉप शो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सामाजिक शोज में कथा सागर, नुक्कड़, रजनी, तलाक क्यों। बच्चों के शोज में 1 2 3 4, दादा दादी की कहानी, शक्तिमान, विक्रम और वेताल, सिंहासन बत्तीसी, ये सिंहासन है चमत्कारी। हिस्टोरिकल शोज में भारत एक खोज, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, चाणक्य, देशभक्ति के शोज में परमवीर चक्र, तमस, द ग्रेट मराठा, जासूसी शोज में तहकीकात, करमचंद, व्योमकेश बख्शी, पारिवारिक शोज में हम लोग, बागले की दुनिया, गुड आइडिया मिस्टर बल्ला, बुनियाद, दूसरा केवल, अरे भाई इतना तो इंतजार किया होता। फौजी, तुम कौन हो? मैं लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय। गुल गुलशन गुलफाम, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। फिर वही तलाश, मुझे मंदिरों की
तलाश है। एडवेंचर शोज में चंद्रकांता की कहानी, सी हॉक्स, अलिफ लैला, बेताल पच्चीसी, बायोग्राफिकल शोज में या उपन्यासों पे आधारित शोज में मिर्जा गालिब, तहरीर मुंशी प्रेमचंद की निर्मला, मुजरिम हाजिर, साइंस फिक्शन में सिग्मा, इंद्रधनुष, हाँ अंकल मैंने उठा दिया। और भी कई शोज। यानी अगर एक पारिवारिक शो कश्मीर पे बन रहा है तो दूसरा पारिवारिक शो 1947 की कहानी है। अगर एक पारिवारिक शो मुस्लिम बैकग्राउंड का है तो दूसरा पारिवारिक शो फौजी बैकग्राउंड का है। तो सिर्फ फिक्शन में इतनी वैरायटी थी, तो आज जरूर मैं उसे मिस करता हूं। लेकिन अब इसका भी इल्जाम आप दर्शकों के सर पे डाला जाता है कि आपका टेस्ट कुछ ऐसा हो गया है। अब ये कितना सच है ये कभी और डिस्कस करेंगे। अब तीसरा पॉइंट, नॉन फिक्शन। फिक्शन तो मैंने आपको समझा दिया कि काल्पनिक कहानियों को हम फिक्शन की श्रेणी में डालते हैं। अब नॉन फिक्शन वाले प्रोग्राम्स भी सेम मीडियम पे प्रसारित होते थे, यानी रियलिटी बेस्ड शोज। और हमें एक मौका मिलता था बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स को और विषयों को एक्सप्लोर करने का जो शायद प्रथम दृष्टव्य हमारे इंटरेस्ट के ना हो, मगर हम जब उन्हें देखने लगते हैं तो आनंद आने लग जाता है। जैसे चौपाल, सब जैसे बताया कि भाई आपने खान पीन नन्ही दुनिया, मेरे ख्याल से ये फील कर रहे होंगे कि आप भी इनकी उम्र तक पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, मेरा बचपन वापस लौट आया है। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, कृषि दर्शन, चित्रहार, सुरभि, ऐसा भी होता है, हर सवाल का जवाब चाहिए, जो है वो है। होनी अनहोनी, रंगोली। रंगोली फिल्मी गीतों का वो कार्यक्रम जो दूरदर्शन नेशनल पर पिछले 35 वर्षों से दर्शकों का मनोरंजन करती आ रही है। क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम्स, क्लासिकल डांस के प्रोग्राम्स, कवि सम्मेलन, जो मेरा आखिरी प्रयास है विभिन्न स्टेट्स के फोक डांसेस, ट्रैवल शोज, डॉक्यूमेंट्रीज। नक्कार खाने से सामने नजर जाती है दीवाने आम की ओर। चिट्ठी पत्री, कुकरी शोज, वाह क्या टेस्ट है। और दूसरी कलाओं के कलाकारों के भी इंटरव्यू देखने को मिलते थे। बेसिकली स्पैचुला से वर्क है। अब एक तर्क ये भी हो सकता है कि यूं तो आज भी वैरायटी बहुत है, हर विषय का चैनल है, हमारी जो मर्जी हो हम देख सकते हैं। मगर यूजुअली हमें वो देखने को नहीं मिलता जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, या जिसका अब तक हम टेस्ट ना डेवलप कर पाए हों। बस यही कैच है। दूरदर्शन यंग जनरेशन के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आया था, एक वरदान बन के आया था। सारा दिन कार्टून नहीं देख सकते क्योंकि उसका एक वक्त होता था। क्योंकि यह जरूर हुआ है कि इस एक्सक्लूसिविटी से, मतलब अपने पसंद के किसी चैनल या अपने टेस्ट के किसी कार्यक्रम से सारा दिन चिपके रहने की वजह से, वो जो एक रिच वेल इन्फॉर्म्ड इंटेलेक्ट डेवलप हो जाया करता था, वो स्वाहा हो गया। आपकी दुनिया का कॉन्सेप्ट और जानकारी कुछ चैनल नंबर्स और पर्टिकुलर टेस्ट के कार्यक्रमों के बीच सिमट कर रह गई। अब इस विजुअल मीडियम पे हम जीवन के दूसरे रंग इतनी आसानी से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। और संपूर्ण इंटेलेक्ट तो उसी का हुआ ना, जिससे स्पोर्ट्स और साइंस के बारे में, न्यूज़ और बिजनेस के बारे में भी उतना ही पता हो जितना फैशन और रियलिटी शोज के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट लोगों के पास एक बैलेंस पर्सपेक्टिव और इंटरेस्ट हुआ करता था। 10 साल तक लोग एमटीवी और रोडीज पर सर्वाइव नहीं करते थे। न्यूज चैनल्स ने जिनको दीवाना बना रखा है, उनका पागल होना तय है। अब नॉर्मल एक्सट्रीमिज्म है, धर्म हो या वल्गैरिटी, ओवरडोज सबकी फेटल होती है। वो दर्शक अगर उसी अनुपात में संगीत सुन रहा होता या ट्रैवल शोज देख रहा होता तो अपने कीपैड पे सारा दिन पाकिस्तान से या हिंदू मुस्लिम की जंग नहीं लड़ रहा होता। बचपन में फिल्म से पहले वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आता था,
तो ना चाहते हुए भी हमें वो देखना पड़ता था, तो बहुत कुछ पता चलता था। अब आजकल सास बहू के पहले भी सास बहू आता है और सास बहू के बाद भी सास बहू आता है, तो कहीं मुझे उस अवेयरनेस और वेल इन्फॉर्म्ड होने का अकाल महसूस होने लगा है। टेलीविज़न तो बना ही इस सुविधा के लिए था ना कि हमें ज़िंदगी के और भी रंग देखने को मिले। आज टेलीविज़न का मतलब डेली सोप और रियलिटी शोज। आसमान खुला पड़ा है इंटरेस्टिंग चीज़ों का, और हमारी एंटरटेनमेंट की परिभाषा इतनी लिमिटेड हो गई यार, और हमें पता भी नहीं चला। सोच के देखो, 6 पॉइंट्स में से अब चौथा पॉइंट, डिग्निटी ऑफ न्यूज़। दूरदर्शन पे जो न्यूज़ आती थी उसमें ये सुविधा ही नहीं होती थी, उसका ये फॉर्मेट ही नहीं होता था कि आप न्यूज़ को एक घातक वायरस बना के कुछ इस तरह पब्लिक में फेंको कि वो स्वतः वायरल हो जाए और सबको इन्फेक्ट कर दे। न्यूज़ का मतलब होता था न्यूज़ देना, न्यूज़ रंगना नहीं, न्यूज़ को कलर करना नहीं। न्यूज़ रीडर मतलब न्यूज़ रीडर, न्यूज़ परफॉर्मर नहीं। माध्यम ही ऐसा है कि अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो देशव्यापी अराजकता या अनरेस्ट पैदा कर सकता है। न्यूज़ चैनल्स को ये करने ही नहीं देना चाहिए। न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन क्यों दे रहे हैं आप? नौटंकी नहीं। ना तो आप इतने अच्छे अभिनेता हैं कि आपकी मिर्गी और गुस्से को मैं बैठ के देखता रहूं, और ना ही आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि जो आप न्यूज़ को मुंह में चबा के उसका रायता बना के जो थूकें उसके इंग्रेडिएंट्स में गैस करता रहूं। समाचार दो ना भाई, उसका पोस्टमार्टम करके, चील कौवों को उसकी लाश फेंक के, फिर उनके द्वारा नोचे गए टुकड़े जब हम तक पहुंचते हैं ना, तो न्यूज़ नहीं रहते हैं, डिकम्पोज्ड रिमेन्स हो जाते हैं, अवशेष हो जाते हैं। पानी को पानी की तरह सर्व कर दीजिए ना, उसका जलजीरा बनाना है या शरबत ये हम डिसाइड कर लेंगे। दूरदर्शन पे न्यूज़ हमें बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से, बहुत ही तहजीब से दिखाई और सुनाई जाती थी। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। ना तो हर महीने किसी धूमकेतु से पृथ्वी नष्ट होती हुई नजर आती थी, और ना ही किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से हमारा धर्म डगमगाता हुआ नजर आता था। इस डिग्निफाइड वे ऑफ प्रेजेंटेशन और डिग्निटी को मैं न्यूज़ में अब बहुत मिस करता हूं। अब 5वां पॉइंट, तमाशों और गिमिक्स ने क्लास और क्वालिटी की परिभाषा ही बदल दी है। कितने प्रतिशत पारंगत आर्टिस्ट्स को, एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट्स को, रियाजी आर्टिस्ट्स को, सीनियर आर्टिस्ट को आप सुन पाते हैं आजकल रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की जगह। जो बच्चा 4 बार बेसुरा हो गया एक गाने में, उसके लिए सारे जजेस टेबल पे खड़े होकर नाचने लगते हैं, 10-10 नंबर की तख्तियां उठा लेते हैं। हो सकता है इससे ऐसा लगता हो कि शो में कितने कमाल पार्टिसिपेंट्स आते हैं, लेकिन अगर वो ही बच्चा रिजेक्ट हो जाए तो फिर रोने लगता है, बिलखने लगता है। विंग्स में खड़े खड़े उसके माँ बाप रोते रहते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता उन लोगों को कि जिस बच्चे को पिछले एपिसोड्स में खुदा बना दिया गया, अचानक वो रिजेक्ट कैसे हो गया। अब कुछ बिना सीखे हुए सिंगर्स बहुत सारी एप्स पे हैं, वहां भी गाते रहते हैं सारा दिन, और ये क्लेम भी करते हैं कि उनके फॉलोअर्स भी हैं। मैं वो लौंडा नहीं हूं ना जो तेरे साथ पढ़ता हूं। शुरू कर। उनका गाना कहां स्टैंड करता है ये सिर्फ या तो कोई सीखा हुआ इंसान या क्लासिकल गुरुज बता सकते हैं, वरना आप हमेशा इसी गलतफहमी में रहते हैं। लेकिन अब ना तो इन सिंगर्स की गलती है, ना इनके फॉलोअर्स की गलती है, क्योंकि अच्छा होता क्या है ये इन्हें बताता कौन है? इन्होंने देखा ही कहां है, सुना कहां है? 40 साल से कोई आदमी रियाज कर रहा है, वो कैसा गाता है ये इन्हें सुनाता कौन है? कूल लोग तो वैसे भी प्रोफेशनल सिंगर्स को सुनते ही नहीं है। प्रोफेशनसी की परिभाषा तो इतनी नीचे आ गई है कि बच्चों के रोल मॉडल्स भी अब बच्चे ही हैं, जो लिटिल चैम्प जीत गए हैं या कोई और कंपटीशन जीत गए हैं। उन बच्चों को कभी सुनाया ही नहीं गया कि कैसा साउंड करते हैं वो लोग जिन्होंने प्रॉपरली बहुत अच्छे और बड़े गुरुओं से तालीम ली होती है। आज हम जसराज जी को नहीं सुन पाते, बिरजू महाराज को नहीं देख पाते, परमवीर चक्र पाने वालों से नहीं मिल पाते, इस देश के लिए कुछ अमेजिंग करने वालों को नहीं देख पाते, दूसरे फील्ड्स के अचीवर्स से नहीं मिल पाते, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, मैजिशियंस, राइटर्स, पोएट्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स,
अब कोई सेलिब्रिटी नहीं बन पाता। इसलिए आप ताल में सुर में होना हो, आपको रिदम का सेंस होना हो, सारे बच्चे टिकटॉक पे थिरकते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है सिर्फ यही तरीका है स्टार बनने का। बाकी और कोई फील्ड वर्थ ही नहीं। बच्चे कुछ भी सीखने से पहले रोने लगते हैं कि हमें टीवी पे लेके चलो। अगर सारा देश बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हें भी देखे, उन्हें भी सुने जो 30-40 साल से रियाज कर रहे हैं, या डिस्कोथेक में फिल्मी गानों पे डांस करने वाले भी ये देखें कि सालों एक बहुत कमाल गुरु से सालों में इवॉल्व हुई किसी आर्ट फॉर्म को सीखने के बाद क्या मैजिक क्रिएट होता है, तो उनके माँ बापों को भी और उन्हें भी जो उनके डांसेस सारा दिन रिकॉर्ड कर करके टिकटॉक पे डालते रहते हैं, ये पता चले कि अच्छा आखिर होता क्या है। मैंने बचपन से गाना सीखा है। मेरी माँ क्लासिकल वोकल म्यूजिक की गुरु हैं। मेरी रूह कांपती है घर में अगर मैं रियाज भी करना चाहूं तो, क्योंकि अच्छा गाना सुना है। मर्यादा, रिचनेस और क्रिएटिविटी के जो मायने होते थे वो हर चैनल को बिजनेस ओरिएंटेड बनाने पड़ गए हैं। दूरदर्शन को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल था वो कंपटीशन और टीआरपी पे डिपेंडेंट नहीं था। इसलिए उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती थी कि क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ इस बात से कंसर्न होता था कि क्या अच्छा बनाना है, क्या प्रॉफिटेबल नहीं, क्या अच्छा बनाना है। अब छठा पॉइंट, आज क्रिएटर्स से बड़ा वो माध्यम हो गया है जिस पे क्रिएटर्स काम करते हैं। बचपन में भी कुंदन शाह कौन है, अजीज मिर्जा कौन है, रामानंद सागर, बीआर चोपड़ा कौन है, हमें पता था ना। आज किसी सीरियल के डायरेक्टर का नाम मालूम है आपको? मैं इस डिग्निटी को मिस करता हूं। पहले लोग स्टार थे, आज हैं। वे वो बनाते थे जो उनको अच्छा लगता था। आज हम सिर्फ यही जानने में लगे रहते हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। लोगों की ही अगर एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी पर पकड़ होती तो वे आर्टिस्ट होते, दर्शक नहीं होते। और जितना आप गिराते जाएंगे उनका टेस्ट उतना ही गिरता जाएगा। अगर कहीं आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसा डायलॉग लिख दिया है या कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया है जो आपको लगता है उन्हें समझ में नहीं आएगा, और फिर भी अगर उस दर्शक को वो कार्यक्रम देखना ही है तो पता करेगा कि उसका मतलब क्या है, या आपने क्या किया, उसका टेस्ट बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप अपने राइटर से ये कहेंगे कि यार ऐसा कुछ मत लिख जो लोगों के समझ में नहीं आए, तो धंधा तो होता जाएगा लेकिन गंदा होता जाएगा। टेस्ट बनता है उम्दा क्रिएशंस को देखकर। जिन दर्शकों का टेस्ट खराब होने का हम दावा करते हैं, उन्हें हम ऐसा दे क्या रहे हैं कि उनका टेस्ट अच्छा हो जाए। मुंशी प्रेमचंद और गालिब, ऋषिकेश मुखर्जी, परवीन सुल्ताना बिकते ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हें परचूनी की दुकानों पे बेचा भी नहीं जा सकता। हमें अपना टेस्ट और दर्जा ऊंचा करना पड़ेगा दर्जे वाले लोगों को लेने के लिए। चीजें बहुत बदल गई हैं, और इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट आने के बाद से तो एंटरटेनमेंट को ही रीडिफाइन करने की जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन इतने सालों पहले इतने डिग्निफाइड दायरों को फॉलो करने वाले, इतने बेहतरीन लेखक, निर्देशक और निर्माताओं से काम करवाने वाले, और अपने शुरुआती दौर में भी इतना संपूर्ण मनोरंजन पेश करने वाले इतने खूबसूरत माध्यम और दौर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए डीडी सेज। नमस्कार।